की एक एजेंसी है जिसका नाम है सीबीआईसी। सीबीआईसी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम। यूपीएससी का आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो आपके पास 3 पोस्ट होती हैं जो सबसे प्रोमिनेंट पोस्ट मानी जाती हैं। उसके बाद एक और पोस्ट होती है, बट 3 पोस्ट जो होती हैं वो इंडियन फॉरेन सर्विस या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और पुलिस सर्विस आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस। इसके बाद एक आईआरएस पोस्ट होता है इंडियन रेवेन्यू सर्विस। उसमें 2 डिवीजन होता है, एक तो डायरेक्ट टैक्सेस का होता है, वो अलग चीज है। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का डिवीजन है जिसमें भेजा जाता है आईआरएस वाले लोगों को, वो सीबीआईसी है जिसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस आता है। और उसी सीबीआईसी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए नाम से ही क्लियर है, इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब इसमें जीएसटी आएगा, इसमें ये कस्टम ड्यूटी आएगी आपका, इसमें सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी आएगा, इसमें नारकोटिक्स फी आ सकता है। तो इन सब चीजों पे ना, इन सब चीजों पे टैक्स लगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सीबीआईसी के बारे का होता है। हिंदू में नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको थोड़ा डिटेल बताता चलूं कि ये 1855 में सीबीआईसी को लाया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा। मैं 1855 की बात कर रहा हूं, कांग्रेस के स्टैब्लिशमेंट से पहले। 1885 में आईएनसी का स्टैब्लिशमेंट हुआ, 1855 में इसको स्टैब्लिश किया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। और उस समय इसकी मात्र 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पहला कलेक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज और दूसरा कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यूज। मतलब इंपोर्ट ड्यूटीज का मतलब आप समझ रहे हैं, बाहर से जो दूसरी कंट्री इंपोर्ट करती है आपके यहाँ, जो भेजती है सामान, तो उस पर क्या टैक्स लगाया जाए उसके बारे में डील करता था। और चूंकि उस समय एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी आपकी, 1855 की बात कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर था नहीं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था नहीं, तो उस पे भी लैंड रेवेन्यू पे भी जो टैक्सेस लगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी वो कहीं ना कहीं सीबीआईसी का ही होता था 1855 में। और कहा जाता है कि सबसे ओल्डेस्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सीबीआईसी ही है। तो इस सीबीआईसी ने क्या किया है कमाल की बात, वो मैं अभी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक और एजेंसी है जिसका नाम है डीजीटीआर। डीजीटीआर स्टैंड्स फॉर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज ये क्या करता है, ये एंटी डंपिंग ड्यूटी सजेस्ट करता है और सजेशन को इंप्लीमेंट करता है सीबीआईसी। ठीक है, डीजीटीआर जो है वो एंटी डंपिंग ड्यूटीज को सजेस्ट करता है और उसको इंप्लीमेंट करता है सीबीआईसी। अब एंटी डंपिंग एंटी डंपिंग एंटी डंपिंग मैं तभी से चिल्ला रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है ये समझिएगा। एंटी डंपिंग पॉलिसीज क्या होता है, आप लोगों को एक एग्जांपल के तहत मैं समझाता हूं। जब मोबाइल आया था ना स्टार्टिंग में, आई थिंक 2002 के आसपास, एक डीपीएस का लड़का था दिल्ली का, दिल्ली आरकेपुरम डीपीएस का, उसने मोबाइल खरीदा था 2-3 हजार रुपए में। वो मोबाइल शायद, मोबाइल महंगा मिलता था बट कुछ इंस्टॉलमेंट दे के इस तरीके से मोबाइल खरीदा था। और मोबाइल होना, मेरे हिसाब से उस समय फोन होना ही एक बहुत बड़ा बात होता था। लेकिन मोबाइल होना, मोबाइल मतलब बहुत वीआईपी जो लोग होते थे उनके पास हुआ करता था। मोबाइल जब धीरे धीरे आया तो मुकेश अंबानी ने एक काम किया, वही सेम काम इसने जियो के साथ भी किया है, समझिएगा मेरी बात को ध्यान से। उसने, आपको ये बताया भी है मैंने, कि उसने 500-500 रुपए लेके और सब बंदों को रिलायंस का मोबाइल दे दिया। बहुत प्यारा सेट था वो, बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मात्र 500 रुपए में। और उसमें सिम कार्ड नहीं लगता था, उसमें मंथली रिचार्ज कराना पड़ता था कि मंथली रिचार्ज करा दीजिए, वो आपका मोबाइल चलते रहेगा। 250 रुपए 300 रुपए का मंथली रिचार्ज होता। सब लोगों ने ले लिया 500-500 की वजह से। कुछ लोग जो रिचार्ज नहीं करा पाए, सब्जी वाले ठेले वाले बेचारे, वो क्या किया, मोबाइल को फेंक दिया, क्योंकि वो मोबाइल खिलौना बन जाता 1 महीने के बाद यदि आप रिचार्ज नहीं कराते। लेकिन कुछ लोगों को आदत लग गई मोबाइल की, और उसके बाद मोबाइल का दाम जो एज इट इज था आज के डेट में, आप देखिए 20,000 22,000 नॉर्मल आदमी भी खरीद लेता है इस मोबाइल को। मतलब उनको आदत लगा दी, और जब आदत लग गई तो फिर उन्होंने अपना प्राइस बढ़ा दिया। यही सेम चीज जियो के साथ भी हुआ, फ्री ऑफ कॉस्ट उसने दे दिया आप लोगों को, इतना जीबी फ्री है, इतना कॉलिंग फ्री है, और बाद में उसका पैसा वसूला जाने लगा। आज समझिए, आज के डेट में मेरा आइडिया का सिम है और 3 दिन से वो काम नहीं कर रहा है, पैसा जमा करने के बाद भी। मतलब कि इतना बड़ा एक जाइंट जब आ जाता है ना, तो छोटी छोटी चीजों को खा जाता है। आपके पास कितने ज्यादा अलग अलग सर्विसेज हुआ करती थी, लेकिन जियो जब आया तो आज की डेट में मार्केट में सिर्फ एयरटेल और जियो ही बचा है। एयरटेल भी बहुत, मतलब आईसीयू में अपनी सांसें गिन रहा है वो किसी तरीके से। आइडिया ने तो बोल दिया कि हम छोड़ के जा रहे हैं, एयरटेल अपनी सांसें गिन रहा है। हालांकि मेरा
टॉपिक ये नहीं है आर्टिकल का, बस मैं समझा रहा हूँ इसका कॉन्टेक्स्ट कि एंटी डंपिंग पॉलिसी होती क्या है। यही चाइना भी करता है। एंटी डंपिंग पॉलिसी क्या होता है समझिएगा। ये मेरा पेन दिख रहा है ना आपको, ये यदि पेन चाइना में 10 रुपए का बिकेगा ना, इस बात को ध्यान से समझिएगा, ये यदि चाइना में 10 रुपए का बिकेगा तो इसी पेन को इंडिया में वो 4 रुपए में बेचना चालू कर देगी चाइनीज कंपनी। चाइना में 10 रुपए में बिक रहा है पेन, लेकिन इंडिया में इसी पेन को 4 रुपए में बेचना चालू कर देती। अब इसके पीछे मंशा क्या होती है उनकी, कि वो ऐसी ही कहानी है कि दारू पहले लोग दूसरे के पैसे से पीते हैं, सिगरेट दूसरे के पैसे से पीते हैं, जब इंसान की लत लग जाती है तो फिर वो पैसा छोड़ दो, वो अपनी जमीन बेच के भी पीते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है राइटर, ये बता रहे हैं कि, बता क्या रहे हैं, रियलिटी भी है कि इंडिया के लोग सब पेन को छोड़ के और चाइना के पेन जो 4 रुपए में मिल रहा है उसको खरीदना चालू कर, और धीरे धीरे उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, और इंडिया का जो पेन है उसके साथ compete कर नहीं पाएगा, क्योंकि क्वालिटी वाइज भी वो खराब है और प्राइस वाइज भी अधिक सस्ता और अच्छा। हमारा मूल मंत्र है भाई, शॉपिंग करने जाते हैं। अब जब वो पूरा खत्म हो जाएगा, जिस तरीके से जियो ने सबको खत्म कर दिया, यूनिनार को खत्म कर दिया, टाटा डोकोमो को खत्म कर दिया, और पता नहीं क्या क्या सब, वोडाफोन था वो मर्ज हो गया आइडिया से। तो इसी तरीके से ये सब इंडियन जो प्रोडक्ट्स हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, ये डोमेस्टिक इंडस्ट्री आपकी एकदम खत्म हो जाएगी, और सिर्फ पेन किसका चलेगा, चाइना का चलेगा। और तब चाइना अपना असली रंग दिखाएगा, और 4 रुपए की जगह 40 रुपए भी लेगा तो आप पे करोगे, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है भाई, तो आप लेंगे ही। इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया की गवर्नमेंट सीबीआईसी के थ्रू डीजीटीआर के कहने पे एंटी डंपिंग पॉलिसी लगा देती है। अब एंटी डंपिंग पॉलिसी क्या है, जैसे मान लीजिए वो पेन 4 रुपए में बेच रहा है, अब इंडिया में आपको पता है कि वो इंपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट टैक्सेस लगाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया का है, इंडिया उस पर 100% टैक्स लगा देगा, मतलब उसका सीधे सीधे दाम डबल हो गया। अब जब दाम डबल हो गया तो उसको लोग कम खरीदेंगे, वो पेन जो 4 रुपए में बेच रहा था वो 8 रुपए में बेचेगा, 10 रुपए में बिकेगा। तो यही पूरी की पूरी कहानी है। डंपिंग मतलब वो डंप कर देते हैं अपने सामान को ना, वहां पे उस सामान को सीधे सीधे इंडिया में डंप कर देते हैं, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, वहां पे रेसिस्टेंस लगाने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी अपनाती है उसी को कहते हैं हम एंटी डंपिंग पॉलिसी। एंटी डंपिंग पॉलिसी अभी इंडिया ने लगाया है, और कुछ ऐसी ऐसी चीजों पे लगाया है जो आप ऑलरेडी वाकिफ हैं। एल्यूमिनियम का प्रोडक्ट जो सोलर पैनल में यूज होता है उस पे लगाया है। इसके बाद सेमीकंडक्टर डिवाइसेज में आप लोगों को बहुत पहले से बता दिया था, उसमें सिलिकॉन जर्मेनियम यूज होता है, तो सिलिकॉन हम बाहर से ही मंगाते हैं, इनफैक्ट चाइना से मंगाते हैं, जो फोटोवोल्टेइक सेल में यूज होता है उस पे लगाया है। कुछ केमिकल्स पे भी लगाए हैं, खास करके ये रेफ्रिजरेंट गैसेज जो निकलता है फ्लोरोकार्बन से, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से, उस पे लगाया है। तो 5 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, पांचों प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन 5 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसपे इंडिया ने एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगा दिया है। मतलब अभी रिसेंटली लगाया है, लगाया तो उसने 90 प्रोडक्ट पे है बहुत पहले से ही, 2020 फरवरी 2020 का डेटा देखिएगा तो 90 प्रोडक्ट पे लगाया है। 24 पे मीटिंग चल रही है अभी, पीयूष गोयल जो ये कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने कैबिनेट में उन्होंने बोला है कि 24 पे और मीटिंग चल रही है, 90 पे लगा चुके हैं फरवरी से ही 2020 से। अभी रिसेंटली 5 चीजों पे लगाया है, 5 चीजों का नाम नहीं लिखा हुआ है, उसने नाम लिखा है सिर्फ ये क्या बोलते हैं एल्यूमिनियम का, सिलिकॉन का, और कुछ केमिकल्स का जो रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, जो रेफ्रिजरेंट गैस है, जैसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की बात करते हैं। तो आर्टिकल यहीं पे खत्म हो जाता है। आर्टिकल में यही कहा गया है कि एंटी डंपिंग पॉलिसी लगाना एक अच्छी बात है, और डब्ल्यूटीओ में भी ऐसा नॉर्म्स लिखा हुआ है। डब्ल्यूटीओ में ऐसा नॉर्म्स लिखा हुआ है कि यदि आपके डोमेस्टिक इंडस्ट्री का इंटरेस्ट बच जाता है एंटी डंपिंग पॉलिसी लगाने से, तो आप बेशक लगाइए। इट इट इज नॉट अगेंस्ट द रूल ऑफ बिजनेस, मतलब ये बिजनेस के रूल के अगेंस्ट नहीं है। और इंडिया के बारे में कहा जाता है कि इसका एक बहुत वाइडली ट्रेड वीपन रहा है एंटी डंपिंग पॉलिसी लगाना चाइना के खिलाफ। क्योंकि अब अच्छा, इसके बाद एक और दुख की बात यह है कि इतना कुछ लगाने के बाद भी, एंटी डंपिंग ड्यूटीज आप लगा रहे हैं, इतना कुछ लगा रहे हैं, इसके बावजूद हमारा ट्रेड डिफिसिट अभी भी कम है। मतलब जितनी चीजें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं चाइना के साथ, उससे कहीं ज्यादा चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से। तो अभी भी हमारा ट्रेड डिफिसिट है वो बहुत बहुत ही ज्यादा वाइड है, तो उसको कम करने की जरूरत है। और उसके लिए एंटी डंपिंग ड्यूटीज
ही नहीं लगाना है, उसके लिए हमें इनोवेशन लाना पड़ेगा, हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको और ज्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा स्टार्टअप स्टैब्लिश करने के लिए, ताकि हम चाइना को ही नहीं, दूसरी कंट्री से भी जो सामान इंपोर्ट करते हैं उसको भी मिनिमाइज कर सकें, उसको भी कम कर सकें, और हमारी कंट्री का जो प्रोडक्ट है उसको हम अच्छे तरीके से एक्सपोर्ट कर सकें।